नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। तू ना चलेगा तो चल देंगी राहें, जीवन को तरसेंगी तेरी निगाहें। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। हो नदिया चले चले रे धारा। मित्रों, हमने चलना छोड़ दिया, और जब चलना ही छोड़ दिया तो जीवन पथ जो एक यात्रा को सुनिश्चित करता हुआ हमें हमारे उद्देश्य, हमारे जीवन के हितों की ओर ले जाने वाला था, वह मार्ग चल पड़ा और हम वहीं पर थम गए। हमारी निगाहें एक चकाचौंध करने वाली पगडंडी को पकड़ करके एक दलदल में जा करके फंस चुकी है, और जहां से हम उसी मार्ग को देख रहे हैं जिस पर हम कभी यात्रा कर रहे होते थे, और आज एक अयात्रा के परिणाम स्वरूप उस यात्रा के जीवन रूपी परिणाम के विपरीत इस अयात्रा के सहज दंड एक आजीवन को प्राप्त होकर अपने पांवों तले दलदल को पाकर हम कुछ खिन्न, कुछ किम कर्तव्य विमूढ़ और कभी कभी अनमनस्क होकर के सोचते हैं कि काश हम उस यात्रा में रहते। लेकिन फिर जब दलदल पे हम संतुलित हो जाते हैं तो उस यात्रा को भूल करके इस दलदल और पगडंडी के चकाचौंध को ही जीवन समझ इसी में उलझे हुए हैं। मित्रों, हाँ, दलदल से याद आई, मैं प्ले स्कूल्स के इतिहास की बात करने जा रहा हूं। तो मित्रों, मैं शिवचरण सिंह आपका स्वागत करता हूं चर्चा के इस सत्र में, जहां हम प्ले स्कूल्स के इतिहास की चर्चा करेंगे। और चूंकि दलदल से मुझे इस विषय की स्मृति हो आई है, तो मैं आपको बता दूं कि हम इस दलदल से प्ले स्कूल्स की चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ी यह चर्चा वाली यात्रा मनोरंजक हो जाए तो आपको मैं 2 चलचित्र दिखाता चलूं। ना 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 ना, मैं किसी तकनीक का सहारा लेने वाला नहीं हूं। ऐसा नहीं कि मैं कोई स्लाइड शेयर करके आपको 2 चलचित्र दिखाऊंगा। चलिए, आप स्वयं देखिए। हम लौटते हैं कुछ दशक पहले, यदि आप चाहें तो एक आध सदी पहले भी लौट सकते हैं, लेकिन आपको कम से कम कुछ दशक पहले तो लौटना होगा और फिर झांकना होगा उस आंगन में जहां संध्या के समय एक मनोरम वातावरण के मध्य 3, 4, 5 बच्चे एक वृद्ध व्यक्ति के इर्द गिर्द बैठ करके और उसके द्वारा बताई जा रही कहानियों के माध्यम से जो संदेश मिल रहे हैं, उन संदेशों को अपनी जिज्ञासा रूपी धार से वो अपनी मेधा को और तेज करते चले जा रहे हैं। और पास में ही वृद्ध महिला उन कहानियों को सुनती हुई गर्मियों के दिन में जो दिन भर अन्य खाद्य इत्यादि सामग्रियां धूप में रखी गई थी, उन्हें समेटती हुई उन बच्चों को बीच बीच में बुला बुला करके उन सामग्रियों को यथास्थान रखवाने का भी कार्य करती है। लेकिन बच्चे जिनकी जिज्ञासा इस बात में अटकी है कि उस कहानी के उस मोड़ पर उन पात्रों का क्या होगा, वे बड़े ही अनमनस्क भाव से उस वृद्ध माता की बात मानते हैं और फिर दौड़ करके लौट आते हैं और कहते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले आपने क्या कहा था? अच्छा, तो कंसों का इतिहास कभी खत्म नहीं होता, तो क्या आज भी कंस हमारे समाज में है? तो वृद्ध कहता है, हाँ हाँ है, क्यों नहीं, लेकिन चलो उस कंस की बात को वहां छोड़ते हैं और आज हमारे समाज में कैसे कंस है उसकी कथा हम कल संध्या को करेंगे। और ये बच्चे बड़े ही दुखी से होते हुए कहते हैं, नहीं नहीं, अभी कौन सी जल्दी मची हुई है, अभी वो पूरी कहानी कह दीजिए। लेकिन फिर वो हंसते हुए एक दूसरी कहानी में प्रवेश कर जाते हैं और मैं इसे यहीं पर संपादित करता हुआ लौट आता हूं और एक दूसरा चलचित्र आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, जिसे मैं इसी भांति आपको आप ही के द्वारा दिखा दूंगा। और इसके लिए आपको लौट करके आना होगा वर्तमान में,
दशकों की समय यात्रा करके जब आप लौटेंगे तो इस कहानी के लिए आपको किसी आंगन में झांकने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज आंगन है नहीं। आज आंगन की जगह अपार्टमेंट्स हैं। तो आइए हम उन अपार्टमेंट्स से इस चलचित्र को देखते हैं। और एक अपार्टमेंट से निकला बच्चा एक विद्यालय में जा करके एक कृत्रिम वातावरण में पढ़ता हुआ रहता है और उसकी हर जिज्ञासा पर उसे डांट मिलती है और वह अंदर ही अंदर दुखी होता हुआ कभी वह पेंसिल की नोक को अपने कॉपी में गड़ा करके अपने खींच को निकालता है, तो कभी वह कॉपी के पिछले पन्ने पर आड़ी तिरछी लकीरें बना करके अपने क्रोध का प्रकटीकरण करने का प्रयास करता है। और जब वह दूसरे दिन सुबह उसे बाध्य किया जाता है कि वह उसी विद्यालय में जाए, तो वह पूरे नाच नखड़े के साथ अपना पूरा बल प्रयोग कर देता है कि वो अपने पीठ पर लदे बस्ते को, जिसमें किताबों की पोटली बंधी होती है, वह उतार फेंके और सामने वह एक सहायिका उस विद्यालय की जो उस स्कूल वैन के साथ आई होती है, उसे बड़े ही हिकारत की दृष्टि से देखता हुआ अपने माता पिता की तरफ भी वो बड़े ही उद्वेग और क्रोधाग्नि से देखता हुआ आगे बढ़ता है। लेकिन उसके आग्नेय नेत्रों का किसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वह बंधन में बंधा पुनः उसी रूटीन को दोहराता है। तो मित्रों, इस चलचित्र को भी मैं यहाँ संपादित करता हुआ विराम देता हुआ आप आगे बढ़ता हूँ। तो आगे बढ़ने का मतलब है कि आपको मैं बताने वाला हूँ प्ले स्कूल्स के इतिहास की बात। प्ले स्कूल्स दो तरह के हैं, एक तो प्ले स्कूल्स और दूसरे प्ले स्कूल्स विद इन इन्वर्टेड कॉमास। तो पहले हम प्ले स्कूल्स की चर्चा कर लें। यानी ये जो स्कूल्स जिसकी चर्चा हम करेंगे वे हमारे इर्द गिर्द लगभग कुकुरमुत्ते से फैले हुए हैं। किसी भी शहर में, जाने अनजाने शहर में आप आंख बंद करके रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और हवाई अड्डा से निकल करके भ्रमण करते चले जाएं तो हर गली कूचे में एकाध की संख्या में बड़ी गौरव से आपके बच्चे के भविष्य को संवारने की घोषणा करने वाले इस तरह के प्ले स्कूल्स मिल जाएंगे, जहां आप यह सोच करके भ्रमित हो जाएंगे कि आपने अपने शहर में अपने बच्चे को पढ़ाकर कहीं गलती तो नहीं कर दी। इस शहर के प्ले स्कूल्स तो बड़े ही गौरवशाली लग रहे हैं। यदि अपने बच्चे को यहाँ दिया होता तो शायद उनका भविष्य और निखरा होता। और इस भ्रम और असमंजस की स्थिति में आप वहाँ ललचाई निगाहों से देखते हुए लौट जाते हैं। लेकिन मेरा उद्देश्य यह दिखाने का सिर्फ इतना कहना था कि आज के प्ले स्कूल्स इन्हीं कुकुरमुत्ते की तरफ फैले हुए हैं। तो इतिहास की बात कर रहे थे मित्रों ना। तो आइए, पिछली सदी के आखिरी दशक में यानी 1995, 99, 91 से लेकर के 2000 ईस्वी तक इन कुकुरमुत्तों का भारत में आक्रमण होता है। मेरा मतलब आगमन होता है, या यूं कह लें कि आगमन होता है और मेरा मतलब है आक्रमण होता है। और ये स्कूल्स धीरे धीरे करके पहले मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई से होते हुए बेंगलोर, हैदराबाद से घूमते हुए पटना, रांची, लखनऊ इत्यादि जगहों से होकर के आज देश के हर कोने में छा गए हैं। और हम बाध्य हो गए हैं कि हम अपने बोझ युक्त बच्चों को यहाँ पहुँचा करके अपने कर्तव्य से मुक्त हो करके हम एक चैन की सांस लें, जो चैन इस जीवन में कभी आने वाला है नहीं। जो भी हो, तो आप कहेंगे बस इतना सा इतिहास बताने के लिए इतनी लंबी भूमिका नहीं, इतनी लंबी भूमिका नहीं है। अभी तो मैं प्ले स्कूल्स की इतिहास की चर्चा कर रहा हूँ, प्ले स्कूल्स विद इन इन्वर्टेड कॉमास की चर्चा पर तो आया ही नहीं हूँ मित्रों। अब हम बात करते हैं कि ये प्ले स्कूल्स जिसका आगमन या आक्रमण कुकुरमुत्ते की तरह हमारे देश में हुआ, वे आए कहाँ से? वे आते हैं इंग्लैंड से, अमेरिका से या ब्रिटेन मुख्य रूप से, क्योंकि ब्रितानियों का शासन रहा है हमारे देश में, जो 47 में एंड तो हो गया और 47 में इस तरह के प्ले स्कूल्स तो आए नहीं। लेकिन उनके यहाँ के इतिहास को यदि हम समझ लेते हैं तो हमें प्ले स्कूल्स के इतिहास को समझने में मदद मिलेगी मित्रों। इंग्लैंड में शिक्षा की शुरुआत होती है 597 ईस्वी में, और वह भी कैसी शिक्षा? चर्च की शिक्षा। क्योंकि वहां जब चर्च पहुंचता है तो वहां लैटिन चर्च अपने चर्च के साथ में ही बिब्लिकल स्टडीज की पढ़ाई के लिए अपने साथ एक स्कूल खोलते हैं। पहले तो वो मोरालिटी और मिराकल प्लेज के माध्यम से लोगों के बीच में जीसस क्राइस्ट और बाइबल की तमाम कहानियों को सुनाते थे। लेकिन धीरे धीरे उन्हें महसूस होने लगा कि इन बच्चों को पहले तो उनकी भाषा के ग्रामर को सुदृढ़ करें, लेकिन 597 में अंग्रेजी भाषा करके कोई भाषा थी नहीं, वो कबीलाई भाषा थी जिसका कोई ग्रामर नहीं था। तो पहले तो उन्हें उनकी भाषा के माध्यम से लैटिन की कहानियों को, बाइबल के मैसेजेस को लोगों में बताया जाए, इस नाते
597 में वहाँ बाइबल स्कूल्स की स्थापना हुई और फिर धीरे धीरे करके वह बहुत लंबे अंतराल के बाद वहां पर दो तरह के स्कूल्स हुए, एक बिब्लिकल यानी चर्च स्कूल यानी कॉन्वेंट स्कूल्स और दूसरे पब्लिक स्कूल्स। लेकिन फिर भी अभी तक छोटे बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था जिस रूप में हम भारत में देखते हैं प्ले स्कूल्स के रूप में, वैसे वहां हो नहीं पाई थी। इसकी शुरुआत होती है बड़ी अजीबोगरीब परिस्थिति में। एक व्यक्ति हुआ है जिसका नाम था सैमुअल विल्डर स्पीन, जिसने पहली बार प्ले स्कूल्स के कॉन्सेप्ट को इन्फेंट स्कूल्स के नाम से शुरू किया। और सबसे मजेदार पहलू इसमें यह है मित्रों कि उसने जब इस बात को शुरू करना चाहा तो उसके मन में बच्चों का कॉन्सेप्ट यानी गरीबों के बच्चे का कॉन्सेप्ट था। इसीलिए उसने एक छोटी सी जो पुस्तिका लिखी इन्फेंट स्कूल्स के ऊपर, उसका शीर्षक दिया ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेटिंग द इन्फेंट चिल्ड्रन ऑफ द पुअर। और इस प्रकार से शुरुआत होती है इन्फेंट स्कूल्स की, जिसमें बच्चों के प्रवेश की प्रारंभिक सीमा रखी गई 18 महीने और जहां 7 वर्ष तक बच्चे पढ़ सकते थे और उसके उपरांत फिर वे जूनियर स्कूल्स में जाते। और फिर तो आप जानते हैं कि कैसे आज हमारे यहाँ प्रिपरेटरी स्कूल्स, प्ले स्कूल्स और उसके बाद फिर हाई स्कूल, जूनियर स्कूल, प्राइमरी स्कूल्स और हाई स्कूल्स की एक श्रृंखला है। और उस पूरी श्रृंखला में ये पूरा का पूरा हमाम ही नंगा है, इसलिए हम उस पर तो बाद में आते हैं। पहले तो हम चर्चा कर रहे थे प्ले स्कूल्स की। इसमें होता क्या है कि वहां से एक कॉन्सेप्ट आता है जिसकी शुरुआत करने वाला व्यक्ति सैमुअल विल्डर स्पीन गरीबों के बच्चों के लिए यानी इन्फेंट स्कूल्स फॉर द इन्फेंट चिल्ड्रन ऑफ द पुअर पीपल, दोज हु आर इन द डायर नीड ऑफ बीइंग एजुकेटेड एंड देन बी डिक्लेयर्ड or be prepared that they are also able to study in the junior schools and so on and so forth। लेकिन यहां आकर के 1820 में शुरू होने वाले वहां के इन्फेंट स्कूल्स भारत पहुंचते पहुंचते लगभग 180, 85, 90 वर्षों की यात्रा कर लेता है और तब आकर के हमारे यहाँ यह जड़ पकड़ता है। अब ये प्ले स्कूल्स कैसे हैं इसकी विवेचना तो हम बाद में करेंगे, आज तो हम चर्चा कर रहे हैं इनके इतिहास की। आप स्वतंत्र रूप से इन प्ले स्कूल्स में जाकर के देख लें कि इन बच्चों का हश्र क्या हो रहा है, जिन्हें घर के स्वच्छ वातावरण में या फिर आचार्य कुलम में भेज करके एक बड़े ही पावन वातावरण में पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए थी, अध्ययन अध्यापन में सम्मिलित होना चाहिए था। वे एक ऐसे कृत्रिम वातावरण में पहुंच जाते हैं जहां हर व्यक्ति के चेहरे पर एक प्लास्टिक स्माइल है और जहां हर व्यक्ति का एक नजरिया है कि ये सभी हमारे पैसे कमाने की मशीन है और इन बच्चों को उस मशीन में डाल करके पैसे के रूप में कन्वर्ट करके हम इस प्ले स्कूल को बड़ा कर ले। और ऑन द अदर हैंड ये बच्चे भविष्य में क्या होंगे इसकी चिंता ना तो उनके माता पिता करते हैं जो स्वयं उन्हें बोझ समझते हैं, क्योंकि उनके भौतिक मनोरंजन में, उनके दाम्पत्य जीवन के भीतर और उससे इतर के जीवन में तमाम मनोरंजन में बाधक बने ये बच्चे बेचारे दो पाटों के बीच पिस करके कुंठा, क्रोध और ईर्ष्या के शिकार होकर के बड़े होते होते तक तमाम उन शारीरिक और मानसिक बीमारियों का पुलिंदा बन जाते हैं जो आने वाले भविष्य में एक दुर्बल नागरिक को या दुर्बल नागरिकों की जमात खड़ी कर देता है। तो यहां तक हम चर्चा कर रहे थे प्ले स्कूल्स के इतिहास की। अब हम लौट के आते हैं प्ले स्कूल्स विद इन इन्वर्टेड कॉमास। तो मित्रों, मैंने जो 2 चलचित्र आपको दिखाए थे उसमें जो पहला चलचित्र था जहां छोटे बच्चे 4, 5, 6 की संख्या में बिना किसी प्रयास के निर्दोष और सरल जिज्ञासा के भाव से अपने घर के बड़े लोगों के मध्य बैठकर दादा दादी, नाना नानी और अन्य बड़े संबंधियों के मध्य बैठ करके बिना किसी दबाव के अपनी जिज्ञासा से कहानियों के माध्यम से इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, पुराण, इन सबों के उन उज्जवल चरित्रों की जीवन गाथा के माध्यम से जीवन को उत्थान की ओर ले जाने वाली उन जीवन मूल्यों को धीरे धीरे करके आत्मसात करते चले जाते थे, जिसमें घर के लोगों को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता था। वही था ये प्ले स्कूल्स या प्रिपरेटरी स्कूल्स, जहां बच्चे आगामी बड़े
विद्यालयों में जाने के योग्य बन जाते थे और जहां जाने के पहले इनकी जो चारित्रिक आधारशिला थी वह इतनी मजबूत हो जाती थी उन कहानियों के माध्यम से कि जब उन्हें अपने वास्तविक जीवन में किसी भी तरह की कठिनाई या विषम परिस्थिति का सामना करना पड़ता था तो वे मजबूती के साथ खड़े रहते थे। और तब हमारे समाज में आज जिस प्रकार हम अखबारों में जिस तरह के अवसाद की कहानियां, बच्चों के टूटने की कहानियां, एक झटका लगा नहीं कि टूट गए और एक ऐसे मार्ग को पकड़ गए जहां परिवार पीछे रोता रह गया और वे बच्चे अंधकार में कहीं खो जाते हैं, वैसा नहीं होता था। तो यहां पर हमारा प्रश्न है कि हम यहां आए कैसे, क्योंकि चीजें दो समानांतर रेखाओं से घटित होती हैं। यदि ये होगा तो वो होगा। यदि हम बीमार होंगे तभी हम अस्पताल जाएंगे, बीमारों और रोगों की संख्या बढ़ेगी तो अस्पतालों की भी संख्या बढ़ेगी। घर में जब अच्छे पकवान नहीं बनेंगे, घर के रसोई में जब रस का उत्पादन नहीं होगा तो बाहर के रेस्टोरेंट में हम उस रस को ढूंढते फिरेंगे जहां तो वो है ही नहीं। ठीक उसी प्रकार से जब घर के वातावरण में बच्चों को बोझ समझा जाएगा और हमारे आंगन जो बड़े ही प्रशस्त और एक मनोरम वातावरण के केंद्र हुआ करते थे, वे सिकुड़ते सिकुड़ते आज एक अपार्टमेंट जहां माचिस की डिबिया के रूप में अपनी शक्ल तैयार कर चुका है, वैसे पारिवारिक वातावरण में माता पिता को स्वयं अपने लिए जहां समय नहीं हो, वो बच्चों के लिए समय नहीं निकाल पाते। पैसा बहुत है उनके पास, वो प्ले स्कूल्स में भेज देंगे, शाम को 3-4 लोगों को बुला करके उसके सर पे ट्यूशन का हथौड़ा भी ठोक देंगे और इस प्रकार से अपने कर्तव्य को इति सिरी समझते हुए वे समझेंगे कि वे समाज का बहुत बड़ा कल्याण कर रहे हैं, भविष्य के लिए भारत को एक अच्छे नागरिक की सौगात देने वाले हैं। लेकिन परिणाम इसके विपरीत यह होता है कि उनका जीवन भी कहीं ना कहीं नारकीय यात्रा पर चल जाता है, जहां जो वास्तव में यात्रा नहीं बल्कि एक अयात्रा है, जहां से जीवन नहीं बल्कि एक अजीवन मिलता है और पूरा समाज ठगा सा रह जाता है। आज हमारा पूरा समाज ठगा है, लेकिन हम आज भी लौट चलने की बात नहीं करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि जिस मार्ग पर हम थे वो जब मार्ग ही हमसे दूर चला गया और हमारी आंखें ही उस जीवन को तरस रही हैं, तो हम क्यों करके कैसे लौटेंगे। लौटने में कोई देर कभी होती नहीं, बस दलदल को पहचान करके उसमें धंसने की बजाय उससे निकलने का हम मार्ग जब सोचेंगे तो हमारी सोच ही उस मार्ग को प्रशस्त करेगी। मित्रों, वार्ता के इस सत्र में मैंने प्ले स्कूल्स के इतिहास को स्पर्श इस नाते किया कि आज हमारा समाज इस बात के दूरगामी परिणामों को समझ नहीं पा रहा है कि इन प्ले स्कूल्स के दुष्परिणाम हमारे बच्चों के लिए कितने खतरनाक और कितना बड़ा धक्का देने वाला होगा। ये तो आने वाला समय बताएगा, जब हमारी पीढ़ियां दुर्बल होती चली जाएंगी और हम इस मुगालते में जीते रहेंगे कि हम तो अपने कर्तव्य का निर्वहन बड़ी अच्छे तरीके से करते चले जा रहे हैं। यदि ऐसा ही होता तो आज के अखबारों में विद्यार्थियों की चर्चा पठन पाठन के अतिरिक्त अवसाद, दुख, अपराध या ऐसे कोई अन्य दुखद कारणों से कदापि नहीं होती जिन्हें पढ़कर हम हर सुबह खिन्न हो जाते हैं। मित्रों, वार्ता के अगले सत्र में हम प्ले स्कूल्स के ऊपर और भी चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद मित्रों।